दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में और इसी में आज हम लोग देख लेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या है इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसमें देखना है क्या, सबसे पहला चीज जो आता है हम लोग सुनते आ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है? देखिए, जैसे गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, जो पावर को सेपरेट करके रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? A fundamental principle in political science and constitutional law, it divides the government into three branches: legislative, executive, and judiciary, each with its own power and responsibilities to ensure no single entity or branch has total control over the state. देखिए, अब क्या है कि ये गवर्नमेंट को तीन पार्ट में, पावर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा हो गया जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको पालन करवाएगा, जुडिशियरी ध्यान रखेगा कि न्याय हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसी में इन तीनों को का जो पावर है ये बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। इन दोनों का कार्य क्षेत्र इन तीनों का अपना अपना अलग होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि टोटल कंट्रोल जो हो स्टेट पर अच्छे से नियंत्रण बना के रखा जाए। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें इन तीनों ब्रांचेस को अलग अलग सेपरेट किया गया है गवर्नमेंट में पावर के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था? तो ये बैरन डे मॉन्टेस्क्यू हैं। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो थे एक फ्रेंच जज थे और ये पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। तो इन्होंने एक बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में। तो इनका जो बुक था इसी में ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलराइज्ड हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ इस बुक से। ही बिलीव्ड दैट लिबर्टी कुड बी सेफगार्ड बाय सेपरेटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए लिबर्टी जो है, लिबर्टी को सेफगार्ड तभी किया जा सकता है जब इस पावर को सेपरेट किया जाएगा। गवर्नमेंट में इन तीनों पावर को सेपरेट करके रखा जाएगा, तीनों को अलग अलग करके रखा जाएगा। कोर आइडिया क्या है इसका? ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट शुड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। देखिए ये क्या है, जब तीनों ब्रांचेज जो है अलग अलग होंगे तो इससे क्या होगा कि जो पावर का मिसयूज जो होता है, पावर का गलत यूज, वो नहीं हो पाएगा। वो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, बेसिक नीड क्या है। सबसे पहला नीड है कि एक योजना बनाया जाए कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, दूसरा है कि एग्जीक्यूटिव मतलब कि उस काम को किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। जुडिशियरी मतलब वो जो काम किया गया वो सही है कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए ये जुडिशियरी है। तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जरूरी क्या है? सबसे बड़ी बात कि देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए जरूरी है क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस, ये गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एक वर्चुअल काल्पनिक चीज़ है जो कि मतलब एक कोई इमेजिन किया हुआ चीज़ है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बदलते रहता है, आदमी उसमें बदलते रहे। एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जिसमें मैन जो इंडिविजुअल है वो भले ही चेंज होते रहे लेकिन सिस्टम वही रहे। तो इससे क्या होगा कि ये जो एक दूसरे पर चेक्स बना के रखते हैं, मतलब एक दूसरे पर ध्यान रखते हैं कि अगला कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। जैसे एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव पर ध्यान रखती है और जुडिशियरी इन दोनों पर ध्यान रखती है कि कानून सही बना है कि नहीं और कानून का पालन सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये जुडिशियरी इस पर ध्यान देती है। प्रिवेंट्स ट्रेनी, ईच ब्रांच एक्ट्स एज ए चेक ऑन अदर्स। देखिए ये सारा ब्रांच जो है एक दूसरे पर चेक्स रखता है। अगर नहीं रखे, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि किसी देश में लेजिस्लेटिव बहुत पावरफुल हो जाए तो वो कुछ भी कानून बनाएगा और एग्जीक्यूटिव को वो काम करवाना होगा। अब कानून ही बना दिया जाए कि आपको जो ये ब्रीदिंग करना है, सांस लेना है, उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एक ब्रांच के पास पावर चला जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए जब यहाँ पे जुडिशियरी किस तरीके से चेक्स बैलेंस, जैसे ही ये सांस लेने पर टैक्स लगाएगी, जुडिशियरी तुरंत ध्यान देगी कि हाँ सांस लेने पर तुम टैक्स नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये
जो रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो द जुडिशियरी इंश्योर्स दैट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, जुडिशियरी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, जो कि फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बनाया गया है कि जिसके हिसाब से जुडिशियरी देखेगी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रही है कि नहीं। इसीलिए जुडिशियरी को जो है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले थे। सेपरेशन ऑफ पावर का बात हम लोगों ने कर लिया, अब लेजिस्लेटिव ब्रांच का बात करेंगे। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इनैक्टिंग लॉज। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है विधायिका जिसको हम लोग कहते हैं, उसका काम क्या है कि वो कानून बनाएगी। ठीक है, वो उसका काम कानून। इट इज वन ऑफ द 3 ब्रांचेज इन ए गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। ये एक ब्रांच है जो कि लेजिस्लेटिव ब्रांच है। अलॉन्ग साइड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव से ये बिल्कुल अलग है। द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बट इट्स कोर फंक्शन रिमेन सिमिलर अक्रॉस द डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये भले ही थोड़ा सा मतलब इसका जो पावर का स्ट्रक्चर है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव कैसे हर कंट्री में सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। लेकिन वो जो कोर जो वैल्यू है ना, जो हम लोग उसमें पढ़े कि हाँ कोर क्या होता है इसका सेपरेशन ऑफ पावर का, वो और लेजिस्लेटिव का जो कोर फंक्शन है वो सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ही जैसा है लगभग। ठीक है, तो अब चलिए अब बात करते हैं ये लेजिस्लेटिव ब्रांच का। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच का क्या फंक्शन है? सबसे पहला लॉ बनाना, नियम बनाना। जो नियम बनाएगी वो लेजिस्लेटिव विधायिका बनाएगी। उसके बाद क्या है? बजट एंड फिनांस। देखिए, लॉ मेकिंग प्रोसीजर आप लोगों को बहुत हद तक पता होगा कि पहले एक बिल आता है, ये सारा चीज़। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर और प्रोविजन है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरीके से लेजिस्लेटिव का लॉ है इंडिया में, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉ मेकिंग प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेजिस्लेटिव ब्रांच के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाँ उसके बाद क्या है? बजट एंड फाइनेंस। देखिए, बजट एलोकेट करना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कुछ, एनुअल बजट जैसा कुछ ये नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, कि मतलब बजट एंड फाइनेंस को भी लेजिस्लेटिव ब्रांच ही देखती है, क्योंकि कानून ये बना रही है तो इनको पता है कि कितना खर्च लगने वाला है, कितना में काम हो जाएगा, तो इसीलिए बजट भी यही एलोकेट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये जो है विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हम लोग यहाँ है MLA और MLC, ये जो दोनों हैं, एक लोअर हाउस के एक अपर हाउस के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है MP, ये जो होते हैं पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव पे ध्यान रखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने सही से काम किया है कि नहीं। मैंने जितना बजट, जैसे अब गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बजट एलोकेट कर दिया, अब उस बजट को सही से यूज किया गया कि नहीं, उस लॉ को सही से इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं, ये चीज एग्जीक्यूटिव से पूछती है। लेजिस्लेटिव को ये राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव से आंसर पूछे कि क्यों आपने ये काम किया क्या। अमेंडमेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के 368 जो आर्टिकल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात किया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट है ये हम लोग का साउथ अफ्रीका से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर भी लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास है, लेकिन इसमें एक चीज़ आता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसका कुछ केस एक दो है, जैसे गोलकनाथ का केस हो गया और केशवानंद भारती, ये सब कुछ केसेज है जिससे आपको पता चलता है कि लेजिस्लेटिव के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। इस पे भी चेक्स एंड बैलेंस है जो कि जुडिशियरी का है। तो ये चीज़ हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर में देखेंगे। देखिए, ट्रीटीज एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये ट्रीटी और फॉरेन पॉलिसी बनाना जो है ये लेजिस्लेटिव का काम है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो होता है यूनिकैमरल होता है, जो जैसे सिंगल गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे ये ज़्यादा वर्किंग है। ठीक है, और जो छोटे देश होते हैं, जैसे ज़्यादा छोटे देश या छोटा स्टेट जो है उसमें ये ज़्यादा फंक्शनल होता है,
कैमरल लेजिस्लेचर, इसमें क्या है कि एक ही लेजिस्लेचर होता है, एक ही हाउस होता है। इसमें हो गया नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये सारे देश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, इसमें एक ही लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। ये जो है मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में होता है दो हाउस, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। ऑफन कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली, लोकसभा इन इंडिया, ठीक है। ये यूएसए, यूके और ये जो इंडिया में है, ये तीनों बोला जाता है लोअर हाउस को, इंडिया में लोकसभा बोला जाता है। अपर हाउस की बात करते हैं तो अपर हाउस को सीनेट भी बोला जाता है, जैसे कि यूएसए में। हाउस ऑफ लॉर्ड यूके में बोला जाता है, राज्यसभा इंडिया में बोला जाता है। बाई कैमरल सिस्टम आर कॉमन इन फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में कॉमन होता है। इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन बोथ बाय पीपल एंड स्टेट रीजन, ठीक है। देखिए क्या है कि लोअर हाउस में क्या होता है कि पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, डायरेक्टली पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे लोअर हाउस में जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अपर हाउस में कौन होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। तो ये जो अपर हाउस के लिए होते हैं, जो इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है और इसमें डायरेक्टली पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। और क्या है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ये यहाँ पे है। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच, पावर्स की बात कर लेते हैं तो लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज को क्रिएट कर सकती है, अमेंड कर सकती है और रीअपील कर सकती है। और फाइनेंशियल पावर क्या होती है, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स बजट, फाइनेंस इंक्लूडिंग टैक्सेशन, ये सारा चीज़ पर इसका कंट्रोल होता है। Impeachment power, in some system the legislature can impeach and remove the government officials including the head of a state or executive official for misconduct। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या है, अगर हेड ऑफ स्टेट जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है तो आर्टिकल 61 इसके बारे में बात करता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का बात है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल को भी हटाया जा सकता है उनके मिसकंडक्ट पे। इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट को पास किया जाता है पार्लियामेंट से, जब इम्पीचमेंट पास हो जाता है तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिसकंडक्ट के लिए हटाया जा सकता है। इंडिया में भी इम्पीचमेंट हुआ है, आप उसके बारे में देखेंगे, ट्राई किया गया था लेकिन इंडिया में पास नहीं हुआ था इम्पीचमेंट। ट्रीटी पावर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखिए उसको दोबारा से जो सही करना है, कोई अगर उसमें खामी है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में, तो उस एग्रीमेंट को दोबारा से रेक्टिफाई करती है। ट्रीटी में भी दोबारा से सुधार और ये सारा चीज़ करने का अथॉरिटी इसके पास होता है। वॉर पावर, इन सम सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव के पास, जैसे किसी पार्लियामेंट में ये पास हुआ कि हम इस कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करेंगे, तो ऐसा भी होता है, लेजिस्लेटिव के पास भी वॉर पावर्स होती हैं कि कब किस कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करना है। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करेगा तो गवर्नमेंट के यहाँ से यहीं से पास होता है कि हमें वॉर डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चेक्स ऑन लेजिस्लेटिव। अब देखिए यहाँ तक तो हमने पावर का बात किया, फंक्शन का बात किया, लेकिन अब लेजिस्लेटिव को कंट्रोल कैसे किया करके रखा जाता है, चेक्स इस पे कैसे बनाया जाता है। तो एक है एग्जीक्यूटिव वीटो। इन मेनी सिस्टम द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेशन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, ऑल्दो द वीटो कैन बी ऑफन ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर। देखिए ये सिस्टम आपको सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए में। यूएसए में क्या है, जो स्टेट के हेड है प्रेसिडेंट, वो लेजिस्लेटिव को कुछ जो सेक्टर है उसमें ओवरराइड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव का बात न भी माने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यूएसए में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कोर्ट कैन रिव्यू लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटर टू इंश्योर दे कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा किस तरीके से लेजिस्लेशन पे कंट्रोल बना के रखती है, जो जुडिशियरी है वो क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है और वो ध्यान रखती है
कि ये जो लेजिस्लेचर है ये कुछ ऐसा रूल ना बना दे जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कैसे जुडिशियरी जो है ये लेजिस्लेटिव पे कंट्रोल बना के रखती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आर्टिकल 13 में क्या है, द आर्टिकल स्टेट्स दैट लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट और गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉइड। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 32 भी है जिसमें कि गवर्नमेंट जो ये जुडिशियरी जो है डायरेक्ट रिट इशू कर सकती है अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है। तो रिट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, रिट 5 तरीके का होता है, इसका हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 131 to 137 और 143, ये आर्टिकल्स जो है ये जुडिशियरी जो है लेजिस्लेटिव पे कंट्रोल बना के रखती है। आर्टिकल 143 है, द आर्टिकल गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू सीक सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन। डिफरेंट कंट्री में लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में बात करते हैं। तो इंडिया में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि 2 सदन होंगे यहाँ पे पार्लियामेंट में। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 सदन होंगे, 2 हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट। देखिए सबसे पहला है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, और जिसमें कि मेंबर्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं पीपल से। ठीक है, जिसको लोकसभा और लोअर हाउस बोलते हैं। सेकेंड जो है राज्यसभा है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है। इसमें लोकसभा में जो चुन के आते हैं उनको एमएलए बोला जाता है, और जो राज्यसभा में जो चुन के आते हैं उनको एमएलसी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और नॉमिनेटेड। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेचर से नॉमिनेट होकर के आते हैं। देखिए भारत में जो है 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे राज्य में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सारे चीज में बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पर भी है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, यूएसए में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। वहाँ पे जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, और जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोलते हैं। वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है। वहाँ के जो सदन है, हाउसेज है, उनको कांग्रेस बोला जाता है। द कांग्रेस मेक्स फेडरल लॉज, अप्रूव्स बजट एंड ओवरसीज द प्रेसिडेंट्स एक्शंस। ठीक है, कांग्रेस का जो फेडरल लॉज बनाना काम है, बजट को अप्रूव करना काम है, और प्रेसिडेंट का के एक्शन को ओवरसीज करना भी काम है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक यूके का हम लोग देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है लोअर हाउस बोला जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, हाउस ऑफ कॉमन में पब्लिक डायरेक्टली पब्लिक से चुन करके आती हैं। वहाँ पे जो सिस्टम है कि जो मोनार्क होते हैं वहाँ के एक टाइटल इशू करते हैं, जो कि लॉर्ड का टाइटल होता है, लॉर्डशिप का टाइटल होता है, मतलब लॉर्डशिप का राजा होने का एक टाइटल होता है। इसमें आपको मेंबर या कोई भी मेंबर तभी बन सकता है जब उस टाइटल को वो होल्ड करे। ठीक है, हेरिडेटरी बेसिस पे, यानी कि उसके फैमिली में कोई उस टाइटल को होल्ड किया हुआ रहना चाहिए, या फिर जो अभी के चार्ल्स द थर्ड जो अभी वहाँ के मोनार्क हैं वो कोई इशू करे चार्टर जिसमें कि किसी पर्सन को वो टाइटल इशू कर दे, तब वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन सकता है। उसके बाद द पार्लियामेंट हैज़ ए की रोल इन पासिंग लॉज, अप्रूविंग द बजट एंड ओवरसीइंग द गवर्नमेंट पे नज़र रखना, ये बजट पास करना और लॉ पास करना, ये सारा चीज़ वहाँ के ये जो कोर फंक्शन जो है वो सबका सेम ही है। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया गया है लेजिस्लेटिव ब्रांच के लिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, ये वीडियो इतना ही तक रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।